हाँ जी, अगेन आपका स्वागत है दीपक क्लासेस के फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मुलेशन मेथड एंड सोल्यूशन मेथड का। देखिए, सोल्यूशन मेथड का भी अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तो फॉर्मुलेशन मेथड ऑटोमेटिकली आता ही आता है। एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फॉर्मुलेशन मेथड, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही हम उसको ही कॉन्सेप्ट पे लेंगे। कुछ स्टेप्स होंगे उसको बोलेंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर फर्नीचर वाला एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ मैक्स टू मैक्स 60 पीस की है, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 50,000 कर सकते हो, दोनों को पूरा यूटिलाइज करना है, और आपको बताना है कितनी टेबल या कितनी चेयर मैन्युफैक्चरिंग करे बनाए मिस्टर ए, जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। तो मैंने आपको पहले से ही सॉल्व करके बता दिया था कि 50 टेबल 50 चेयर और 10 टेबल आप बनाओ तो उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ये 50 चेयर और 10 टेबल आया कहां से। ठीक है जी, चलिए वी आर स्टार्टिंग फॉर्मुलेशन मैथड एंड सोल्यूशन मैथड ऑफ ग्राफिकल मैथड। फॉर्मुलेशन मेथड से हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन जब बन जाएगी फिर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताए क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जब भी देखने को मिला है वो फॉर्मुलेशन मेथड ही मैक्सिमम 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में फॉर्मुलेशन मेथड ही पूछता है, या फॉर्मुलेशन में इक्वेशन बना दो बस, हम ज्यादा सॉल्व नहीं कीजिए। कभी आ जाता है ग्राफिकल, कभी आ जाता है इक्वेशन, अदरवाइज ज्यादातर फॉर्मुलेशन में इक्वेशन ही कभी आता है ग्राफिकल, और कभी सिंप्लेक्स पूछता है, मैक्सिमम सोल्यूशन निकालने को कहता है क्योंकि बड़ा हो जाता है बहुत। तो ही क्या कहते हैं वो कहता है कि भैया एक काम करो, आप इक्वेशन बना दो बस, बात खत्म, हम उसमें समझ जाएंगे, तुम आता है। इक्वेशन बनाना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले कहानी ये है कि हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी थी, हमें दे रखी थी भैया कॉस्ट ऑफ चेयर। पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ चेयर। एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है हमें 250 रुपए, नहीं, चेयर की कॉस्ट थी 500। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ टेबल दे रखी थी, एक टेबल बन रही थी 2500 रुपए की, तो ये थी सर कॉस्ट। ठीक है भाई, और क्या दिया था सर, प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट फ्रॉम चेयर। चेयर से कितना प्रॉफिट होगा सर, एक चेयर से प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपए का। और प्रॉफिट फ्रॉम टेबल, एक टेबल से कितने का प्रॉफिट होता है सर, 250 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये डाटा में गिवन था, चेयर और टेबल की कॉस्ट और चेयर और टेबल का प्रॉफिट, उसको बेचकर कितना होगा। इसके बाद हमें कहा था कि हमारे पास कुछ कंडीशंस भी हमें गिवन थी। कंडीशंस ये थी कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम कितनी है, 50,000 की, इससे ज्यादा की हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। और स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वो है 60 पीस की, इससे ज्यादा की हम स्टोर कर नहीं सकते। और सर हमें कम भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम कम करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा। हमें करना मैक्सिमम 50,000 इन्वेस्टमेंट है, और 50,000 60 की कैपेसिटी का ही हमें क्या करना है, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, मतलब 60 जो हमें बनाना ही बनाना है। अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोल्व कैसे करवाऊं, मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट को सोल्व कैसे करना है। अब मेरी बात को समझिएगा, आप कैसे सोल्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहले मुझे बताओ निकालना क्या है। सर मुझे निकालना है कि कितनी टेबल और कितनी चेयर हमें बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, कुछ डाटा दिया हुआ था, कुछ कंडीशन दी रखी हो, और ऑब्जेक्टिव बता रखा है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ये हमारे पास डाटा है, और ये डाटा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। अब आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअली में निकालना क्या है। सर निकालना है कितने नंबर्स ऑफ टेबल बनाए या कितने नंबर्स ऑफ चेयर बनाए। तो नंबर्स ऑफ टेबल और नंबर्स ऑफ चेयर चाहिए बेसिकली आपको, इसी को आप लेट करते हैं। अब लगेगी पूरी मैथ। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है कि यार मैथ आ गई यार ये वो, जिन स्टूडेंट को मैथ अच्छी लगती है उनको तो आएगा मजा।
जिन स्टूडेंट को मैथ लगता है डर, उनको बहुत इरिटेशन होती है मैथ से, तो कृपया करके आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखना, ठीक है जी। तो जो चीज आपको निकालनी होती है उसको लेट करते हैं। अब यहां पर मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टेबल px, let the number of table px and number of chair py। तो मैंने क्या कहा, टेबल को x मान लिया, कितनी टेबल बनानी है मुझे नहीं पता है तो मैंने x मान लिया, कितनी चेयर बनानी है मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है कि कितनी चेयर और कितनी टेबल बनाऊं, तो उसको x और y लेट कर लिया। टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, टू बी मैन्युफैक्चर बाय मिस्टर ए, तो कितनी टेबल सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, ऐसा भी लिख सकते हो, हालांकि वो अपना बाद में बात है। नंबर ऑफ टेबल कितनी बनानी है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उसको x मान लिया, और नंबर ऑफ चेयर कितनी बनानी है हमें नहीं पता था, उसको y मान लिया। 9वीं क्लास में पढ़ते थे आप ये, तो कोई स्टूडेंट ये भी नहीं कहेगा कि 12th के 11th के बाद 10th के बाद मैंने मैथ नहीं ली थी तो मुझे नहीं आ रहा, ये 9वीं क्लास में था, इसलिए x और y लेट करना 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता था आपको, ठीक है सर, ये बात हो गई। अब हमें क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है उस पर ध्यान देना होता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो कंडीशन हमें गिवन है, हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या है, उसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। उसको बोलते हैं कंडीशन, जिस कंडीशन के हिसाब से हमें करना है काम। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन देखो कि स्टोरेज कैपेसिटी 60 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो, चेयर टेबल मिक्सअप कर लो, बस 60 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब चाहे मैं टेबल बनाऊं, टेबल को माना मैंने x, चाहे मैं चेयर बनाऊं, चेयर को मैंने माना है y, इन दोनों को जोड़कर मैक्स टू मैक्स 60 पीस ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। या तो आप उससे कम बना लो चलेगा, पर 60 से ज्यादा नहीं बन सकते। इसको बोलते हैं x मींस टेबल, y मींस चेयर, इन दोनों को जोड़ लो। तो मैंने कहा पहली कंडीशन है कि भैया x प्लस y जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने पर, ये क्या है टेबल, ये है चेयर, इन दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम 60 बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप। या 60 से कम बना लो, पर 60 से ज्यादा नहीं बना सकते। कम बनाना है आपको बना लो, नहीं करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मत करो, हम आपको ऑप्टिमल बताएंगे, पर अगर आप कम बनाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। भाई एज एन ऑपरेशन मैनेजर मेरा काम थोड़ी ना है, मेरा काम है बस आपको ये बताना इतनी बना लो, इतना कर लो। अब आपको मैं बोल रहा हूँ 50 चेयर बनाओ, आप कह रहे हो नहीं मैं तो 40 बनाऊंगा, भाई तेरी मर्जी, तेरी कंपनी है, कम बना ले, समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो मेरा पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, हम आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का डाटा दे देंगे। अब आप उससे कम बनाना चाहो कम बना लो, वो आपकी मर्जी, आपकी कंपनी है सर। x प्लस वाई का मतलब है, x मतलब नंबर ऑफ टेबल कितनी है मुझे नहीं पता, बताऊंगा, इन दोनों को जोड़कर 60 से ज्यादा पीस नहीं होने चाहिए, बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं कि x प्लस वाई स्मॉलर देन 60, लेस देन 60। x प्लस वाई को जोड़कर 60 से या तो कम हो या 60 के बराबर हो, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेस देन का साइन होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू, लिख दू कहीं पर, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है x प्लस वाई को जोड़ने पर 60 के बराबर आ जाए या 60 से कम आ जाए, पर उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं पहली इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि चाहे आप टेबल बना लो चाहे आप चेयर बना लो, दोनों को जोड़कर या तो 60 के बराबर आना चाहिए, इसलिए नीचे इक्वल टू लगा दिया, या 60 से कम होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेसिटी हमारे पास है नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 50,000। सर मुझे एक बात बताओ, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ टेबल, अगर मैं 10 टेबल बनाता हूं और एक टेबल बनाने की कॉस्ट मेरी 2500 है, तो 10 टेबल कितनी आ जाएगी, 25,000। तो इसको ऐसे लिखूंगा ना, देखो मैंने 2500 है एक टेबल की कॉस्ट, और मैं कितनी टेबल बना रहा हूं, एक्स टेबल बना रहा हूं। सुनना ध्यान से, मेरे पास एक टेबल बनाने, कितनी टेबल बना रहा हूं, एक्स टेबल। एक्स टेबल मतलब मेरे को आंसर पहले से पता है 10। अगर मैं 10 टेबल बना रहा हूं तो एक टेबल बनाने की कॉस्ट 2500, 10 की कितनी आएगी, 25,000। फिर प्लस, फिर मैं एक टेबल, एक चेयर बनाने की कॉस्ट है मेरी 500,
और मैं कितनी चेयर बना रहा हूँ, वाई चेयर बना रहा हूँ। वाई का मतलब है मेरा आंसर है पहले से 50, वाई का मतलब 50, एक चेयर 50 चेयर बना रहा हूँ, एक चेयर 500 की है तो 50 चेयर होगी 25,000 की, दोनों को मिलाकर कितने बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। या तो आप उससे कम बना लो या उसके बराबर बना लो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू कहेंगे। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन, ये जो कॉस्ट इसको बोलते हैं, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ टेबल। कितनी आप टेबल बनाओगे उसकी कॉस्ट। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ चेयर। दोनों की कॉस्ट मिलाकर मैक्सिमम 50,000 ही होना चाहिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट करने को है। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसको हम दो कैसे, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट कंडीशन है। समझ में आया। ये क्या है, एक्स का मतलब नंबर ऑफ टेबल, जितनी बनाओगे, एक टेबल 2500 की है तो 10 टेबल 25,000 की। अगर 50 चेयर बना रहे हो, एक चेयर 500 की तो 50 चेयर 2500 25,000 की, दोनों को जोड़ेंगे 50,000 आ जाएगा। या तो उससे कम कर लो या उससे बराबर कर लो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन मेरे को हर बार क्वेश्चन में गिवन होगी। ये पैराग्राफ फॉर्म में गिवन होगा और इसको आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इसके बाद मुझे बताओ, क्या नंबर ऑफ टेबल कभी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या नंबर ऑफ चेयर कभी माइनस में बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे। दो ही चीज होगी, या तो नंबर ऑफ चेयर बना ही नहीं रहे, जीरो, या कुछ बना रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना माइनस में बनाओ। या फिर नंबर ऑफ टेबल बना ही नहीं रहे, जीरो है, या फिर बना रहे हो 1 2 3 कुछ होगी। तो मेरी दो चीज और निकल के आती है और ये हर बार क्वेश्चन में सेम रहेगा कि भाई जो मैं बना रहा हूं या तो वो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, बड़ा हो इस बार मोर देन इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं इसको। क्या है, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल या तो जीरो होगी, या बनाऊंगा ही नहीं, या बनाऊंगा कुछ ना कुछ तो जीरो से बड़ी होगी। सिमिलरली नंबर ऑफ चेयर या तो जीरो से बड़ी होगी या कुछ ना कुछ बनाऊंगा, या जीरो के बराबर होगी, कुछ नहीं बनाऊंगा। ये दो इक्वेशन हर बार हर चीज में आएगी ही आएगी। मतलब आंख बंद करके हर क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं आप। इसको क्या कहते हैं, इसको नाम देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको नाम देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, बट इट्स कॉल्ड कंडीशन। पैराग्राफ में भी कंडीशन थी, मैंने यहां पर भी कंडीशन कर दी। पैराग्राफ में क्या है, ऑब्जेक्टिव, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव आएगा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने जाते हो या कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हो, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हमें तो मैक्सिमाइजेशन चाहिए, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम, जिसको हम जेड से डिनोट करेंगे आज के बाद। मैक्सिमम को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से। मिनिमम होगा तब भी जेड से करेंगे, चाहे प्रॉफिट की बात हो चाहे कॉस्ट की, बस लिखना है यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है जी। और मिनिमम कॉस्ट की बात होगी तो मिनिमम लिखना है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट की अगर बात हो रही है तो जितनी भी टेबल बनाओगे, एक टेबल में प्रॉफिट कितना है, 250। तो मैं कितनी टेबल बना रहा हूँ, एक्स टेबल। अभी मेरे हिसाब से मेरी कितनी टेबल है, एक्स। तो एक्स टेबल बनाते हो, एक टेबल पे 250 का, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। भाई एक्स टेबल आप बना रहे हो, इसका मतलब अगर आप 10 टेबल बना रहे हो, एक टेबल पर 250 का प्रॉफिट, तो 10 टेबल पे 2500 का हो जाएगा। सिमिलरली एक चेयर पे 75 का प्रॉफिट है, तो आप वाई चेयर बना रहे हो। वाई चेयर का मतलब हो गया कि वाई का मतलब नंबर्स ऑफ चेयर। आप अगर 50 चेयर बना रहे हो और एक चेयर पे 75 रुपए, तो 50 चेयर पे 3750 रुपए। इस तरीके से इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमाइजेशन। ऐसी कॉस्ट की बात आएगी तो इधर मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम हो जाएगा, बस इतना ही चेंज रहेगा और बाकी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट वाइज को फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करा, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मुलेशन। तो यहां पर हमने फॉर्मुलेशन कर दिया, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है फॉर्मुलेशन। इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन मेथड। यहां तक हमारे फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाता है। दोबारा समझाएंगे, पहले हम लेट करेंगे एक्स और वाई। आप x1 y1 ऐसे भी लेट कर सकते हो, x1 x2 भी लेट कर सकते हो, तो लेट करने के लिए कुछ भी ले सकते हो आप। मैं एक्स और वाई लेता हूं जनरली, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। बुक के अंदर मॉड्यूल के अंदर x1 x2 लिया होता है, x1 x आ जाता है, तो इसलिए मेरे को सही नहीं लगता, इसलिए मैं एक्स और वाई लेके चलता हूँ। एक्स और वाई ले लिया, उसके बाद जो कंडीशन हमें दे रखी थी उस कंडीशन के हिसाब से आप डाटा को प्रेजेंट करेंगे फॉर्मुलेशन में। ये दो तो हर बार आएगा, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। कुछ भी बना लो, टेबल चेयर फर्नीचर में कोई भी आइटम बना लो, वो हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा।
या तो कुछ नहीं बनाओगे या कुछ ना कुछ बनाओगे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसलिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर क्वेश्चन में होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन में, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते x और y जो लेट करोगे आप। उसके बारे में देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम लिखकर फिर कितना प्रॉफिट होता है हर एक यूनिट पे वो लिखना है, और अगर कॉस्ट की बात होती है मिनिमम लिखकर कितना यूनिट पर, एक यूनिट पे कितना कॉस्ट आ रही है वो लिखनी है यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन मेथड। सोल्यूशन मेथड इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, ग्राफिकल। यही अच्छा है। जब सिंप्लेक्स आ जाएगा ना तो आपको लगेगा यार कितना ही बेकार था ये मेथड, सिंप्लेक्स वाला बहुत बेकार, मजा नहीं आता उसमें। ये तो फिर भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बड़ा आसान होता है करना। अब करना कैसे है, देखो देखो चारों इक्वेशन को लेना और चारों इक्वेशन को सॉल्व करना। आज मैं आपको कुछ नया तरीका बताता हूँ इन इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपने पता है कौन सा तरीका देखा था? सबसे पहले लो इस इक्वेशन का नाम दो सबको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने सबको नाम दे दिया, 4 इक्वेशन है मेरे पास। अब लिखो यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा के बाद टेकिंग इक्वेशन 1 लिख सकते हो। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 60, मतलब x और y दोनों मिलाकर 60 बराबर हो जाए, 60 से कम हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने बोलेगा इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 करना है। अब ये क्यों करा, क्यों हमने लेसर देन हटाया? क्योंकि मैं क्या देना चाहता हूं, ऑप्टिमल सोल्यूशन। और मैं ये चाहूंगा ना एज एन ऑपरेशन मैनेजर आपको ऑप्टिमल दो। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर 60 आए एग्जैक्टली। यही तो चाहता हूं ना मैं आपको ऐसा ऐसा आंसर तो नहीं दूंगा ना कि मैं इसमें ये बताऊं कि भाई दोनों को सॉल्व करने पे 60 से कम आए, कि फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन कहां हुआ, आपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज करा ही नहीं। तो मैं जो भी आपको आंसर दूंगा, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू दूंगा वो 60 के बराबर आनी चाहिए दोनों को जोड़ने पर, तभी तो मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, हर बार इसको इक्वल टू मैं ले आऊंगा और लेसर देन को हटा दूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस लेस देन बताना नहीं है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इतनी चेयर और इतनी टेबल बनाओ कि 60 से कम आए। मैं हमेशा बताऊंगा कि 60 के बराबर आ जाए, जिससे आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। इसलिए अगले स्टेप पे इसको क्या करेंगे, 60 करेंगे। अब आपने एक तरीका सीखा था बचपन में ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, आपने एक तरीका सीखा था इस तरीके से। आपने कहा यहाँ एक्स और वाई लिखो, यहाँ एक बार एक्स की वैल्यू 0 डालो तो 1 आ जाएगा, ऐसे एक्स की वैल्यू कुछ डालो तो वाई आ जाएगा, है ना। ये आपने सीखा था, एस की वैल्यू कुछ डालो तो ये आ जाएगा और वाई की वैल्यू कुछ डालो तो ये आ जाएगा। यही सीखा था ना आपने कि अगर मान लो एस की वैल्यू आपने 1 डाली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू अगर आपने 2 डाली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी। ये सीखा था, इस तरीके से एक्स और वाई का निकाला था। फिर आप क्या करते थे, इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे कि भाई देखो एस की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, इस तरीके से यहाँ आ जाता था। फिर एस की वैल्यू यहाँ है, वाई की वैल्यू यहाँ, इस तरीके से फिर इस तरीके से लाइन खिंच जाती थी। 2 एक्स की वैल्यू निकालते थे और 2 वाई की वैल्यू होती थी। लेट्स सपोज एस की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू है 20। लेट्स सपोज एस की वैल्यू है 15, वाई की वैल्यू है 30। तो आपने क्या करा, एस की वैल्यू 10 यहाँ आ रही है, ये रही, वाई की वैल्यू 20 यहाँ है, दोनों को ऐसे करके जोड़ दिया, ये पॉइंट लगा दिया। फिर एस की वैल्यू 20 यहाँ है, वाई की वैल्यू 30 यहाँ है, दोनों को जोड़ा, पॉइंट लगा दिया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपने बहुत करा हुआ, मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा। इस तरीके से कब करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैम नया तरीका देखो, नया तरीका देखो जो आपको करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूं, वो आपको फॉर्म बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो एस के नीचे जो होता है वो एस की वैल्यू बन जाता है, और वाई के नीचे जो होता है वाई की वैल्यू बन जाता है। बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बस कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्स ऊपर खाली होना चाहिए, वाई ऊपर खाली होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और इक्वल टू में 1 होना चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर देते हो तो एक्स के नीचे जो होगा वो एक्स की वैल्यू माना जाएगा और वाई के नीचे जो होगा वाई की वैल्यू माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए इधर देखो कैसे करेंगे। अब पहला पर्पज होता है कि इधर 1 बनाना है। अब इधर 1 कैसे बनाओ भाई, 60 से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, एक साइड डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करना होगा, डिवाइडेड बाई 60 बोथ साइड। दोनों साइड हमने 7 से डिवाइड करा, तो यहां आ जाएगा x अपॉन 60 और यहां हो जाएगा y अपॉन 60 इक्वल टू 1। देखना जरा उधर, बन गई इक्वेशन, नहीं बन गई,
फॉर्म आ गया। सर मान लो एस के ऊपर अगर कोई वैल्यू होती, यहां पर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो क्या करूंगा, इसको उठाकर नीचे डिवाइड करेंगे। एक्स हमेशा खाली होना चाहिए, वाई हमेशा खाली होना चाहिए, यहां बीच में प्लस होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाकर एस की वैल्यू के नीचे जो होगा वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, इसमें कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आपने इसमें कन्वर्ट करा आपका आंसर आ गया। इधर एस की वैल्यू क्या है, इधर एस की वैल्यू सर 60 है और इधर वाई की वैल्यू क्या है 60। अब यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, वो सोचते हैं एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 60 ऐसे ऐसे मिला देते हैं, गलत। जब आप इस इक्वेशन से, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करते हो ना, तो मतलब जो पहले वाले एक्स की वैल्यू 60 है ना, तो अगर एक्स की वैल्यू पहले में 60 दे रखी है तो पहले में वाई की वैल्यू 0 होगी, ये मतलब होता है इसका। दोबारा समझो, अगर अगर आपको कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 60 है तो वाई की वैल्यू सर पहले में 0 होगी, और नीचे उस वाले में कह रहा है कि अगर एस की वैल्यू, इधर वाले में कह रहा है वाई की वैल्यू 60 है तो एस की वैल्यू 0 होती है। ऐसा होता है सर, ये इक्वेशन ऐसे बनती है। मतलब ये कि नहीं कहूंगा कि एस की वैल्यू 60 है वाई की वैल्यू 60 है, दोनों इकट्ठा है, एक ही कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट कह रहे हो आप, एक ही है, नहीं सर, अलग अलग है। एस की वैल्यू अगर 60 है तो वाई की वैल्यू 0 मानेंगे, वाई की वैल्यू अगर 60 है तो उधर एस की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से बनते हैं और ये सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है। आइए आप अगला भी सॉल्व करते हैं। अगली क्वेश्चन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 2। टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये देखो 2500x प्लस 500y इजिकल टू 2500x प्लस 500y मैक्सिमम है ना, लेसर देन इक्वल टू 500 5000 50,000 सॉरी, ये है सर। अगले स्टेप पे वही क्या करोगे आप, इक्वल टू में ले आओगे। लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक ये है कि मैं हमेशा ये चाहूंगा आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देना, आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, तो 50,000 की इक्वल की इन्वेस्टमेंट करूंगा पूरा, उससे कम नहीं करूंगा, इसलिए कम वाला हटा दी। ये है लॉजिक, ठीक है जी, लॉजिक बता रहा हूं, देख लो आपको। अब क्या करोगे, इधर 1 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 50,000 बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 50,000 बोथ साइड। जैसी अरे यहां पर जो भी हो सीधा सीधा 1 बना दो, डिवाइडेड बाय 50,000 बोथ साइड, दोनों साइड 50 से ऐसे डिवाइड करा तो इधर आ जाएगा 2500x डिवाइडेड बाय 50,000, इधर आ जाएगा 500x 500y डिवाइडेड बाय 50,000, और उधर तो 1 हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 50,000। क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, नहीं सर, इधर 2500 है उसको उठा के नीचे लियो, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 2500, वो 2500 नीचे डिवाइड में लिया है, और प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 500 को उठा के नीचे डिवाइड में लिया, 50 है और डिवाइड बाय 500 इक्वल टू 1। अब देखो कहीं ना कहीं दिख रही है ना, 50,000 को 2500 से डिवाइड कर देंगे सर, 50,000 डिवाइड बाय 2500 करेंगे, याद आएगा 20, तो एस की वैल्यू इधर 20 आ गई, आ गया ना, और इधर y 50,000 को 500 से डिवाइड करेंगे, याद आएगा 100, इधर y की वैल्यू 100 आ गई इक्वल टू 1। तो नाउ हम कहेंगे एस की वैल्यू मेरी 20 है, इधर देखो ऐसे बोलेंगे सर, इधर देखो एस की वैल्यू नीचे क्या है 20, तो अगर इधर एस की वैल्यू 20 है तो इधर y की वैल्यू क्या होगी 0, अगर इधर y की वैल्यू 100 है तो एस की वैल्यू क्या होगी 0, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है सर। अब किसी के मन में एक डाउट आया ना, मेरे मन में एक डाउट आ गया, वो डाउट ये आया कि मान लो सर अगर आपको ऐसे दिया होता, अगर आपको ऐसे दिया होता 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो अब 0 को 1 कैसे बनाऊं, अगर आपके पास ये इक्वेशन हो जाए, अभी तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती थी, 0 नहीं होता, तो आप क्या करते थे उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते तो 1 बन जाता था। तो होगा तो 100 से डिवाइड करोगे 1 बन जाएगा, 50,000 था डिवाइड कर दिया, 60 था डिवाइड करा 60 से 1 हो गया, अभी 0 हो जाए तो फिर क्या करोगे, 0 का भी 1 बना ही नहीं सकते आप। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर अब अपना पुराना तरीका ढूंढते हैं, क्या वही वाला पुराना तरीका ये ढूंढते हैं, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, ये 0 नहीं बन सकता, तो एस की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। लेट्स सपोज कि एस की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो यहाँ से जैसे मैंने 1 पुट करा तो देखा यहाँ पर 2 1 जा 2 आई, इधर देखो ना एस की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 उधर भेज दिया, और 3 को उठा के तो ये आ जाएगा -2/3, वाई की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। इस तरीके से करेंगे, एस की वैल्यू 2 पुट करी, यहाँ 2 पुट कर 2 2 जा 4 हो गया, उधर भेजा माइनस का 4 हो गया, और 3 को तो -4/3। इस तरीके से फिर प्लॉट करेंगे कि एस की जगह पर 1 कहाँ है और वाई की जगह कहाँ है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से कि एक्स मेरा 1 यहाँ है और ये मान लो ये 2/3 है माइनस का, तो ऐसे करके यहाँ प्लॉट हो जाएगा। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, यहाँ आपके पास 2 है, यहाँ आपके -4/3 है, तो यहाँ कर ऐसे प्लॉट कर देंगे, फिर इसको लाइन खींचेंगे ऐसे।
तो जब कभी जीरो आ जाता है तो फिर जीरो को हम वन नहीं बना सकते, बाकी की तो बना ही सकते हैं। तो जीरो वाली केस के अंदर आप बचपन का तरीका यूज कर लेना, ये प्लॉट करना आपको पहले से आता हुआ है भाई, ये तो बेसिक चीज है ना, इतना तो आता ही है। ये तो हमें 5वीं क्लास में सिखाया है, 5वीं क्लास में। अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब भाई बहुत ऐसी चीजें है बेसिक जो आपको बहुत बेसिक चीजें नहीं आती, बेसिक करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। टेकिंग इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन थर्ड, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगले स्टेप पे एक्स इक्वल टू जीरो बनाओ। टेकिंग इक्वेशन फोर्थ, वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये देखो कॉमन पार्ट है, जनरल पार्ट, इसको आपको हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ये आपको दो लेनी पड़ेगी इक्वेशन, और वाई इक्वल टू जीरो, मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक बता दिया, ये आपको करना ही पड़ेगा सर। अब जैसे ही आपका ये हो जाता है तो अब आ जाते हैं आप ग्राफ में, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है सर। ग्राफिकल मेथड में होता ही क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है तो मेन काम होता है ग्राफिकल मेथड का। थोड़ा तो इसका यूटिलाइज करो भैया, ग्राफ है क्या यहाँ पर, मैथ, ये रहा ना ड्रॉ फंक्शन। हमें इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे तो ये 1 2 3 4 है, तो हम चेंज भी नहीं कर सकते इसमें। जो खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से बनाना पड़ेगा सर। क्योंकि यार उसमें ना 1 2 3 दे रखा था, और 1 2 3 से शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि 100 तक जाना है मुझे। सर ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा आपको। देखिए, अब ग्राफ के 4 पार्ट होते हैं, आपको जैसे कि पता है, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से ग्राफ होता है सर, यहाँ पर होता है प्लस एक्स, यहाँ होता है माइनस एक्स, यहाँ होता है प्लस वाई, यहाँ होता है माइनस वाई। अब पहले वाला क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट को कहते हैं एक्स प्लस का होगा, वाई माइनस का होगा। पहले वाले जो क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें एक्स प्लस का होता है, एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला माइनस दूसरा भी माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा भी माइनस होता है, देख लो ना, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अब मैं क्या बताऊं, मेरी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है, कभी नेगेटिव हो सकती है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ना तो मेरे इस क्वाड्रेंट में कभी आंसर आएगा, ना इस क्वाड्रेंट में, ना इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 3 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पर एक वैल्यू नेगेटिव होती है। सिर्फ ए वाला क्वाड्रेंट पे आपका आंसर प्लॉट करना है जहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ टेबल और नंबर्स ऑफ चेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते सर, हमेशा पॉजिटिव होंगे। इसलिए पहले वाला क्वाड्रेंट जो है, ये वाला देखो, ये वाला छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, इधर वाला छोड़ दिया, पहले वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ करा जाएगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाएगा। सर बात समझ में आ गई, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहां आ गया आपके पास पॉजिटिव एक्स, यहां आ गया आपके पास पॉजिटिव वाई। अब मैक्सिमम वैल्यू देख लो ना आप, सर इधर देखो, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 60 60 है,
और इधर देखो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो तो आपके पास 60 है, x की वैल्यू मैक्सिमम 60 है और y की वैल्यू मैक्सिमम 100 है। तो एक 10-20 से चालू कर देता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। अब यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा आपको। अब आ जाइए इधर, देखो कैसे करते हैं, तरीका देखो। अभी बहुत कुछ आप सीधे सामने देखेंगे, पहला वाला प्लॉट कर देंगे। इधर देखो, एस की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 0, एस की वैल्यू कहाँ है 60 ये, और वाई की वैल्यू 0 का ही यहाँ है, ठीक है सर, ये लाइन हो गई। दूसरा वाला देखो सर, वाई की वैल्यू 60 है, एस की वैल्यू 0 है, इधर देखो वाई की वैल्यू 60 यहाँ है, एस की वैल्यू 0 यहाँ पर है, एस तो 0 यही होगा ना। बस अब ये दो रेड पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट को अब हम यहाँ पर मिला देते हैं। मुझे दो पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले, इस तरीके से मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है सर, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। अब अगला इधर देखो, एस की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 100, एस की वैल्यू 20 है तो वाई 0 है, एस की वैल्यू 20 कहाँ है यहाँ, वाई 0, फिर वाई की वैल्यू 100 है, एक्स 0, तो एक्स 0 यहाँ पर है, वाई की वैल्यू 100 यहाँ पर। तो एक काम करो, इस वाले और इस वाले पॉइंट को आप मिलाओ, ये दो पॉइंट मिल गए। इधर एक लाइन ऐसे करके वो करेंगे, एरो देंगे उधर, और इधर एक एरो देंगे। एरो देना जरूरी है, एरो देने का मतलब होता है लाइन आगे बढ़ती जाएगी। फिर क्या आता है, एक और दो इक्वेशन और थी, फिर क्या आता है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, इक्वेशन में प्लॉट करने के लिए एक्स 0 यहाँ पर आ जाता है और वाई 0 यहाँ आ जाता है, ठीक है, मतलब वाई 0 ये वाली लाइन, ये लाइन वाई 0 की है और ये वाली लाइन एक्स 0 की है, ये लाइन वाई 0 की और वो लाइन एक्स 0 की है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है सर। ये दो ग्राफ अपने प्लॉट, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो आप, भाई एस की वैल्यू 0 यहाँ होती है ना, और वाई की वैल्यू भी 0 यहाँ होती है, तो इधर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई एक्स और वाई क्या कोऑर्डिनेट होता है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की, तो एक्स की वैल्यू 0 की लाइन ये है सर, मेरा की वैल्यू 0 लाइन खींचूंगा ऐसे ड्रॉ होगी ना, और वाई की वैल्यू 0 तो लाइन खींचूंगा ऐसे ड्रॉ होगी, तो ये लाइन वाई की वैल्यू, ये लाइन जो है वाई 0 की लाइन है और ये वाली लाइन एक्स 0 की है। अब इससे सबसे मेन पॉइंट ध्यान समझिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट ध्यान समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसके लिए मुझे हाईलाइटर की जरूरत पड़ेगी। अब हर इक्वेशन को ध्यान समझिएगा, इक्वेशन क्या है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पर, जो इक्वेशन होती है उसको लिख देंगे सर। इस इक्वेशन का नाम है, इस इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं, इस लेसर देन, इक्वेशन जो मेन इक्वेशन थी वो लिखते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई लेसर देन 60 और इसके बराबर, ये थी ना मेन इक्वेशन कि x और y 60 से कम होगा, 60 के ज्यादा नहीं हो सकता। याली इक्वेशन क्या थी, याली लाइन, याली इक्वेशन थी x प्लस वाई, x तो नहीं था प्लस वाई नहीं था, वो 2500x कुछ था, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस इक्वेशन यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रही, इसे एक इक्वेशन थी भाई 2500x प्लस 500y, ये भी 50,000 से लेस देन था, ग्रेटर देन नहीं था, बेसिकली ये था कि वो कम होगा, 50,000 की इन्वेस्टमेंट से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो इन दोनों इक्वेशन आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वेशन ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को जोड़कर 60 से या फिर 50,000 से कम आनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए।
ये दो मतलब है सर इसका। ये बात क्लियर होगी। तो इसको बोलते हैं लेसर इक्वलिटी। अब लेसर इक्वलिटी में जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ जाता है। देखो कैसे जाएगा ग्राफ, कैसे जाएगा ध्यान सुनिएगा। पहले अगर हम बात करेंगे इस वाली इक्वेशन की, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, लेस देन वाली इक्वेशन है। लेस देन का मतलब ग्राफ अपर देन नहीं जाएगा, लेस देन जाएगा। बेसिकली ऐसे कि भाई ये 60 से कम कहाँ है, 50 है ना, अगर ग्रेटर होता है 60 से ज्यादा क्या है, 70। इस तरीके से समझो कि एक्स और वाई की वैल्यू या तो 60 हो या 60 से कम होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक्स और वाई की वैल्यू या तो 60 है या 60 से कम होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यही तो बात है। एक्स और वाई दोनों को जोड़कर 60 से बढ़ नहीं सकता, तो इसका जो ग्राफ है वो ऊपर को जाकर नहीं नीचे को आएगा। 60 से कम होगा पर 60 के बराबर होगा, पर 60 से बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको देखना है और यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरीके से ये नीचे आएगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये ग्राफ बन रहा है इसका। ये ग्राफ ना बाहर जा रहा है, पर बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। आपका इस लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, इस लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगला ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अब अगला ग्राफ जो है वो ये कहता है कि ये भी जो है वो लेसर देन है, मतलब 100 है। इधर देखो 100 है और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर ये 20 है, तो इससे लेसर है ना। लेसर का मतलब क्या होता है, लेस देन। आप देखो ना एरो कौन सा वाला है, इधर एरो देखो, इधर एरो कैसा है, लेसर देन का। इसका मतलब 50,000 से कम। अब 50,000 तो नहीं है इधर, 50,000 को मान लो 100 है, तो 100 से कम होना चाहिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली 50,000 से कम होनी चाहिए ना। तो कम के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, सर नीचे आना पड़ेगा। इसलिए हम इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे और उसमें भी नीचे जाना पड़ेगा। तो ये लाइन से ग्राफ बनेगा सर, ये लाइन से, ये यानी यहां से चालू होगा और ये लाइन से नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ। और कहां तक आएगा सर, ये वाली लाइन बस। ये लाइन। अब आप देखिए कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर एक्स, जहां पर येलो वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट कॉमन आ रहा है। सर अगर आप देखोगे तो वो ये पार्ट है जहां पर येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट कॉमन आता है। ये वाला पार्ट यहां से लेकर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इन 4 पॉइंट पे येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट कॉमन आता है। ये वाला पार्ट है वो। बस जहां पर कॉमन आ जाए लाइन का पार्ट, उस पार्ट को हम ड्रॉ करते हैं, बाकी पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। सर ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखो ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाना होगा, हमें सिर्फ कॉमन पार्ट ही ड्रॉ करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आप इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। किस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन पार्ट कैसे ढूंढना होता है वो देखेंगे। दिमाग कुछ इस तरीके से लगाइए इसमें कि जब आप ये वाली लाइन देखते हैं तो अपने मन में इमेजिन करो कि इस लाइन का जो ग्राफ होगा, ऐसे हाथ देकर इमेजिन करो कि इस लाइन का जो ग्राफ होगा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, राइट। इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे एरो देख दो, नीचे की तरफ आएगा। इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ भी सर नीचे की तरफ ही आएगा, इस तरफ। तो इस लाइन का ग्राफ भी, तो क्या क्या शेड हुआ पोर्शन, इमेजिन करो सर, यहां से लेकर ये पूरा पोर्शन शेड हुआ, ये वाला भी शेड हुआ, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये वाला भी शेड हुआ। तो कहां पर दोनों लाइन का शेडेड पोर्शन आ रहा है, इस 4 पॉइंट के अंदर अंदर दोनों लाइन का शेडेड पोर्शन आ रहा है। तो ये आप क्या हो जाएगा, कॉमन ग्राफ। इसको कॉमन ग्राफ कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको, कॉर्नर पॉइंट। इनके नाम लिखने होते हैं कॉर्नर पॉइंट के। सर इस वाले कॉर्नर पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं। और ये ए कैसे बना, ये y की वैल्यू 60 है और s की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 और 60 बना कॉर्नर पॉइंट। सर इस वाले को नाम दे देते हैं 0 और 0, इसको मैंने b नाम दे दिया 0 और 0, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों 0 है। तो इस वाले को नाम दे दो c, और c नाम देखो, बोलो x की वैल्यू तो 20 है और y की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है। और इस वाले को नाम दो d। अब मुझे बताओ ये d कहाँ है, ये तो सर यहाँ पर पड़ रहा है कि यहाँ पड़ रहा है, इस वाले पॉइंट को निकालना पड़ेगा। सर ये हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे ग्राफ को देखकर।
यार ये वाला ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है इधर y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 0 है। ये वाला समझ में आ रहा है ग्राफ को देखकर यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 0 है दोनों वैल्यू। ये समझ नहीं आ रहा डी कॉर्नर पॉइंट। अब कभी आपको किसी कॉर्नर पॉइंट्स के अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आते तो जो दो लाइन से वो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है उन दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करके पॉइंट निकालते हैं। दोबारा समझो, कोई भी ऐसी लाइन जिससे आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहे, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए सर? ये ए हो गया कॉर्नर पॉइंट जिसमें हमने कहा 0 और 60, सर बी हो गया हमने कहा 0 और 0, सर सी हो गया हमने कहा 20 और 0, और डी आपको नहीं मिल रहा है। इसका कॉर्नर पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा? जिस दो लाइन से ये कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, कौन कौन सी लाइन से बन रहा है? एक याली लाइन से बन रहा है और एक याली लाइन से बन रहा है। जिन दो लाइन से कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं उनको आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो सर हमें क्या करना होगा? इंटरसेक्ट करना होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करके हमें उस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है हमारे पास यहाँ पर कि हम दो लाइन को इंटरसेक्ट करके कैसे कॉर्नर पॉइंट निकालो, क्योंकि जैसे आप कॉर्नर पॉइंट निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस लास्ट स्टेप है। तो सबसे पहले क्या है? ग्राफ को प्लॉट करना सीखो। ग्राफ प्लॉट कहां पर होगा? जहां पर सभी चीज का कॉमन पार्ट होगा। सर इसमें क्या होता है? एक्स का भी प्लॉट होता है और वाई का भी प्लॉट होता है। पता है एक्स का और वाई का प्लॉट कहां होगा? सर एक्स का प्लॉट का मतलब ये पूरा पोर्शन, वाई का प्लॉट का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा पोर्शन। तो ऑलरेडी चारों का कॉमन पार्ट यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक्स का भी है और यहाँ वाई का भी है। सर ये देखो, ये वाई का जा रहा है इधर इधर और ये एक्स का जा रहा है। कौन सा एक्स वाई? ये वाले, इनका भी तो प्लॉट होगा। ये भी तो कह रहा है वाई की वैल्यू बड़ी है ना? इसमें क्या कहा था? वाई इज ग्रेटर देन, यहाँ था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर कहां होगा? एक्स का वैल्यू यहाँ होगा ना, यहाँ एक्स ग्रेटर होगा और वाई यहाँ ग्रेटर होगा। तो मतलब ये वाई का ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा और ये पूरा पोर्शन भर जाएगा। बट मुझे इन चारों इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पर ड्रॉ करना है। बस यहां पर है चारों इक्वेशन का कॉर्नर पॉइंट, इसके बीच में। यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है, याली इक्वेशन का भी कॉमन आ जाता है और याली इक्वेशन का भी कॉमन आ जाता है। तो कॉमन वैल्यू को आपको ढूंढकर उसमें चार कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। जिन कॉर्नर पॉइंट की आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है वो ऐसे लिख दो, जिनका नहीं मिल रहा उस दो लाइन को इंटरसेक्ट करके आप उसका आंसर निकालो। सर एक ये लाइन है, एक लाइन है, इन दो लाइन की इक्वेशन क्या थी? इन दो लाइन की इक्वेशन क्या थी वो निकालो। फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट, फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट बाय फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट, फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन। दो लाइन को इंटरसेक्ट करके हम क्या निकालने? कॉर्नर पॉइंट निकालने। सर कौन सी दो लाइन को? सर जिस दो लाइन से कॉर्नर पॉइंट बन रहा था। भाई ये दोनों लाइन से कॉर्नर पॉइंट बन रहा था ना, इसी दो लाइन से इंटरसेक्ट करके कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो सर डी कैसा आएगा? डी निकालने के लिए हम देखो कौन सी दो लाइन है। एक याली लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और सर दूसरी इक्वेशन है याली लाइन की इक्वेशन है वो है 2500x प्लस 500y इक्वल टू 50,000। 2500x प्लस 500y इक्वल टू 50,000। तो सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। बचपन से सीखते हुए आए हो एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होगा? सर एक को, एक x और एक y को क्या करना होता है? हमें इक्वल बनाना होता है। तो हमने क्या करा? इसको हमने क्या कर दिया? 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया y को, तो y 500 500 हो जाएगा। नाउ अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई? ये हो जाएगा 500x, ये हो जाएगा 500y, ये हो जाएगा 60 को 500 मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 500 30,000, 30,000। यहाँ क्या हो जाएगा? 2500x, यहाँ हो जाएगा 500y इजिकल टू 50,000। एक को हमें क्या करना होता है? बराबर लाना होता है। या तो x को बराबर लिया हो दोनों को या y को। मैंने y को लिया है, माइनस 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 साइन चेंज करा कट गया। यार इतनी उम्मीद तो रखता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, 9वीं क्लास में फाउंडेशन पढ़ा है, मैथ बीकॉम में पढ़ी हुई है। 2500 में से 500 गए तो माइनस का 2000 x बच जाता है। यहाँ पर माइनस 2000 x बच जाता है, क्योंकि ये तो कट गया। इधर 30 में से 50 जाएंगे तो माइनस 20,000 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 20,000 को 20 से डिवाइड कर दो ना, 2000 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगी। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब 10 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब याले में करना है, याले में करना है, जिस मर्जी में कर दो। तो मैंने ऊपर वाले में कर दिया, वो ज्यादा इजी लग रही थी। s की वैल्यू 10 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 50। अब d के कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल गए।
तो मुझे डी वाला कॉर्नर पॉइंट मिल गया और वो डी कॉर्नर पॉइंट मैंने निकाला, दोनों ने एस की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 50, तो ये मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल गया बाय इंटरसेक्टिंग द लाइन। समझ में आ गया? जो यहां पर होंगे ना इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में जो होंगे वो तो आपको डायरेक्टली मिल ही जाएंगे, पर जो बीच में कहीं पर होंगे ना वो आपको इंटरसेक्ट करके निकालना ही पड़ेगा। अब जब कॉर्नर पॉइंट मिल जाते हैं तो इस केस के बाद हमें करना क्या होता है, सीधा आंसर निकालना होता है, सीधा आंसर निकालना होता है। कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए फॉर्मेट है इसका कुछ छोटा सा, स्टेटमेंट शोइंग कॉर्नर पॉइंट्स, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। तो यहां पर आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट, यहां पर आएंगे प्रॉफिट, जो मैक्सिमाइजेशन था, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमम, ये लेना आपको z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, 250x प्लस 75y। सर ये क्यों ले रहे, यही तो प्रॉफिट का पार्ट है, ये x जो भी होंगे वो प्रॉफिट निकलेगा वहां से। पहला कॉर्नर पॉइंट आया था a जो कि था 0 और 60, दूसरा था b पॉइंट जो कि 0 0 था, तीसरा था 20 और 0, और चौथा आपके पास था सर 10 और 50। तो उन सभी वैल्यू को पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे x पे 0 आ जाएगा, 60 पुट करेंगे y पर, y की वैल्यू को 60 पुट करेंगे तो 60 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 4500। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या आया पहले कॉर्नर पॉइंट से 4500। ठीक है जी, ये पहले से आया। दूसरे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 0 दोनों है। तीसरा वाला 20 पुट करेंगे तो 250 इंटू 20 क्या जाएगा 5000 प्लस 75 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5000। तीसरा पुट करो, 10 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा 2500, 50 पुट करूंगा यह आ जाएगा 3750 और यह आ जाएगा 6000, 3750 प्लस 2500 6250। कहां पर किस वाले कॉर्नर पॉइंट से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, इस वाले से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, इस वाले से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब आया, कौन सी एक्स की वैल्यू क्या ली, सर एक्स लिया 10, वाई लिया, तो एक्स की वैल्यू इधर आ गई 10 और वाई की वैल्यू आ गई 50। एक्स बोले तो नंबर ऑफ टेबल एंड वाई बोले तो नंबर ऑफ चेयर। देखा, तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको 10 और 50 बताया था, वो इतना बड़ा सॉल्व करके लाया था तब 10 और 50 आया था, क्योंकि मैंने आपको यहां पर ऐसे बताया। तो हमने क्या करा सर, हमने करा ग्राफिकल मेथड। आपको पहले तो ध्यान देना है इक्वेशन बनाने में, पैराग्राफ से इक्वेशन बनाने में आपको फोकस करना है। जब आप ये इक्वेशन बना लोगे तभी आपकी बात समझ में आएगी। ग्राफिकल मेथड और सिंपलेस्ट मेथड 90% चांस होते हैं पेपर में आने के, मैक्सिमम बार पूछा जाता है इक्वेशन फॉर्म करके दिखाओ बस। हाँ पेपर आपके पूरे नंबर आते हैं ओएम के अंदर। भाई ओएम के अंदर मेरे पेड बैच में स्टूडेंट के 80 मार्क्स भी आए हैं, 82-85 नंबर भी आए हुए। क्यों आते हैं ओएम में, तो पूरे में से पूरे लिए आते हैं, जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, क्योंकि बहुत इजी आता है, पूरा पूरा पेपर सारा स्टडी मैथ से आ जाता है। जो मार्क्स कट रहे होते हैं ना वो ओएम की जगह एसएम में कट रहे होते हैं। अब तो 40 मार्क्स का एसएम हो गया। इस बार के जो अटेम्प्ट में 79 मार्क्स आए थे, मैंने डाला था यूट्यूब पर, दिव्यांश नाम का स्टूडेंट था हमारा, 79 मार्क्स आए थे। उसने कहा सर मैंने ओएम तो पूरा कर दिया था, एसएम में कटे होंगे जहां कटे होंगे नंबर, क्योंकि एसएम एक थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरे नंबर नहीं मिलते। तो 40 मार्क्स की एसएम थी, 79 मार्क्स वो लेकर आया, मतलब पेपर तो पूरा 100 मार्क्स का था, उसमें से 79 लेकर आया, 80 के लगभग। तो आ जाते हैं सर इसमें, आराम से आएंगे, आप भी ले आओगे नंबर, बहुत इजीली है। स्टडी मैट कर लो पूरा पूरा, ओल्ड और न्यू दोनों कर लो, ठीक है ना, दोनों करने हैं पर कर लोगे तो। बाकी और स्कैनर ना करो कुछ चलेगा, क्योंकि स्कैनर में जो क्वेश्चन होंगे ना वो स्टडी मैट के ही होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो ओएम का पेपर बनाता है पूरा स्टडी मैट से बनाता है। तो स्कैनर से पास्ट ईयर के जो पेपर होंगे वो पूरे स्टडी मैट से होंगे। तो ओल्ड और न्यू का स्टडी मैट जरूर कर लेना। समझ में आ गया सर कैसे लाना है 10 और 50। तो हमने आज हमारा क्या रहा, सिंपलेक्स मेथड आज हमारा क्या रहा, मैंने आपको फॉर्मुलेशन करना सिखाया और मैंने आपको ग्राफिकल मेथड समझाया। अब इसके बाद आपको अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा फॉर्मुलेशन करके, स्टडी मैट के मॉड्यूल के 2-3 क्वेश्चन करने में आपको फॉर्मुलेशन सिखाऊंगा। उन फॉर्मुलेशन का आप ग्राफिकल घर पे करना, ठीक है सर। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा प्लस एक ग्राफिकल मेथड और फॉर्मुलेशन सीखा। थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे फॉर्मुलेशन की, फिर सिंपलेक्स पढ़ाऊंगा आपको। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।